लाखों की सैलरी का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लाखों की सैलरी का तमाचा। माँ, मुझसे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती और आप है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। आपको मैंने कितनी बार कहा है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन पता नहीं आपको किसने ज्ञान दिया है कि बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पीना चाहिए, जबकि आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, क्या बेटी को 9 महीने पेट में रखा और बेटा को ज़्यादा या कम दिन रखा है क्या, जो इतना भेदभाव वाली सोच रखती हैं आप? उर्मिला जी की बेटी पायल उन्हें अपने पास इलाज करवाने के लिए बुलाती रही, फिर भी उर्मिला जी अपनी बेटी पायल की यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो अपनी बेटी के घर जाकर अपना इलाज करवा ले। उसके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता था। बुखार तो लगभग 1 महीने से लगातार आ रही थी। अपने गांव के पास के छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने इलाज करवाया था। जब तक दवाई का असर रहता बुखार छोड़ देता, दवाई का असर खत्म होते ही फिर से बुखार चढ़ जाता था। इसलिए उर्मिला जी को अब कुछ भी खाने पीने का मन भी नहीं करता था। इसलिए वो दिन भर बदन कमज़ोर होती जा रही थी। बढ़ती अपनी माँ की गिरती हुई हालत को देखकर पायल को बड़ी चिंता हो रही थी। तब तक उसके पापा जिंदा थे, तब तक तो वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे, लेकिन उसके पापा की मृत्यु होते ही उर्मिला जी ने तो मानो जीना ही छोड़ दिया था। वो तो अब एक जिंदा लाश की तरह हो गए थे। लेकिन मजाल है कि उन्होंने किसी से कोई भी चीज़ के लिए शिकायत की हो, लेकिन अपनी माँ की बिगड़ती हालत पायल से देखा नहीं जा रहा था। वो चाहती थी कि उसकी माँ या तो उसके भाई रोहन के पास शहर में जाकर इलाज करवा ले या उसके ससुराल में जाकर उसके पास रहे, ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। लेकिन उसका भाई रोहन शादी के पहले तो अपनी माँ पे जान छिड़कता था, परंतु शादी होते ही नौकरी पेशा पत्नी की आ जाने से वो भी उसी के रंग में रंग गया। इसलिए अब वो न तो अपनी माँ का हाल चाल पूछता है, नहीं उनसे मिलने जाता है। वही पायल का मन करता है कि वो अपनी माँ को अपने पास अपने ससुराल में लाकर रख ले, ताकि वो अपनी उनकी इच्छा तरह से इलाज करवा सके। जब पायल के लाख मनाने पर भी उर्मिला जी अपनी बेटी के घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो पायल ने सोचा क्यों न भैया को ही फ़ोन लगाकर बता दे कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो उन्हें अपने पास शहर में बुला ले। उनसे जैसे ही रोहन को फ़ोन लगाया, उसने एक बार फ़ोन तो उठाया ही नहीं। उसने फिर से फ़ोन लगाया, रोहन का फ़ोन व्यस्त बता रहा था। जब तीसरी बार लगाया तो उसकी भाभी कविता ने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो भाभी, मैं पायल बोल रही हूँ। क्या भैया ने मेरा नाम भी सेव करके नहीं रखा है, जो आप अजनबियों की तरह पूछ रही है कि कौन बोल रहा है? अरे भाभी, मैं पायल बोल रही हूँ। पायल, अब पहचाना? अरे पायल दीदी, मैंने जल्दीबाजी में बिना देखे फ़ोन उठा लिया था। अच्छा बताओ, कैसे फ़ोन किया? वह भाभी, हाल चाल पूछना तो दूर की बात, सीधे बोल रही हो कैसे फ़ोन किया? वैसे भी आप लोग तो कभी फ़ोन लगाते नहीं हो, और मैंने फ़ोन लगाया है तो कह रही हो कैसे फ़ोन लगाया है? आप लोगों को कभी माँ की या हमारी याद आती नहीं क्या? अरे दीदी, जो भी बात कहना है साफ साफ बोलो ना, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? और वैसे भी आप तो जानते ही हो कि हम दोनों पति पत्नी दिन भर दूसरे की नौकरी करते हैं। शाम को जब घर आते हैं तब तक हमारे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि हम एक एक घंटे दो। आप बोलो, हमारे पास और भी कोई दूसरा काम है या नहीं? क्या? तभी रोहन भी फ्रेश होकर वहाँ आ गया। कविता को फ़ोन पर भड़कते हुए देख वो समझ गया, हो न हो पायल का ही फ़ोन होगा, तभी कविता इतना भड़क रही है। और एक बार वो गुस्सा हो गई तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ऐसा सोचकर उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे कविता, क्या हो गया? किसका फ़ोन है और तुम किसके ऊपर भड़कने लगी यार? तभी कविता रोहन को उसका फ़ोन थमाते हुए बोली, लो अपनी बहन से बात कर लो। आप फ्रेश होने गए थे इसलिए आपका फ़ोन उठा ली थी, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे किसी से साथ भी अपना माथा पची करने का। लो पकड़ा अपना मोबाइल और कर लो बातें अपनी बहन से, मन भर कर कहकर कविता वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्सा में किचन में गई और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। फिर रोहन बोला, हेलो पायल, क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या कह दिया अपनी भाभी से जो वो इतनी गुस्सा हो गई? अरे भैया, मैंने भाभी से कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही इतना गुस्सा कर रही है। नहीं पायल, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी किसी के ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता है? जरूर तुमने ही उससे उल्टी सीधी बातें की होगी, तभी वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुझे तो पता है ना कि हम दोनों दिन भर नौकरी करते हैं, शाम को थके हारे घर में आते हैं और ऊपर से कोई उल्टी सीधी बातें करेगा तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा? चल बता, कैसे फ़ोन किया था? भैया, वो माँ की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप तो जानते ही हो ना माँ कितने पुराने ख्यालों वाली है। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि बेटे के घर का पानी पीना भी पाप है, इसलिए अब उन्हें आप अपने पास शहर ले जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवा दीजिए ताकि उन्हें थोड़ा ठीक लगे। तभी कॉफ़ी लेकर कविता की भी रोहन के पास पहुंच गई और मोबाइल को स्पीकर पे कर दिया ताकि वो भी सुन सके कि वे दोनों भाई बहन क्या बात कर रहे हैं। रोहन बोला, अरे पायल, तू कैसी बातें कर रही है? हम दोनों ड्यूटी पे चले जाते हैं तो यहाँ माँ के साथ घर पे कौन रहेगा? और इलाज तो उधर भी हो सकता है ना, माँ के अलावा और भी तो लोग रहते हैं ना, वे लोग भी तो कहीं ना कहीं इलाज करवाते ही होंगे। वैसे ही माँ भी करवा सकती है, मैं पैसे भेज दूंगा। पैसे भेजने की बात सुनकर कविता आग बबूला हो गई और उसने रोहन के हाथ से मोबाइल छीना और मारे गुस्सा के आग बबूला होते हुए बोली, पायल, हम तुम्हारी और माँ की तरह फ्री नहीं है जो पूरे दिन घर पे बैठे रहे। हम दोनों जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि बार बार गाँव जा सके। अभी 4 महीने पहले ही तो पापा की बरसी में गाँव गए थे, तब हम दोनों ने छुट्टी ली थी। तुम्हें क्या लगता है हम बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुट्टी लेते रहे? तुम्हें क्या लगता है माँ जी, जरा सी तबीयत खराब होती होगी तो हम छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाएंगे? तुम्हारे भैया भी नौकरी पेशा है और मैं भी नौकरी करती हूँ और नौकरी करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? क्या बार बार माँ बेटी फ़ोन करके परेशान करती रहती हो? गांव आ जाओ, गांव चली जाओ, बस यही काम रह गया है हमारे पास। लिए गांव में माँ फ्री बैठी हैं और अपने ससुराल में तुम फ्री बैठी हो। नौकरी करती होती तब तुम्हें पता चलता कि कितना बिजी शेड्यूल होता है हम दोनों का। भाभी, क्या जो नौकरी नहीं करते उनके पास कोई काम नहीं होता? वो पूरे दिन दीवार से सर टिका कर बैठे रहते हैं क्या? एक बार मेरे ससुराल आकर देख लो, इतना बड़ा परिवार है, पूरा अकेले संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, तीनों समय का खाना बनाती हूँ। भले आप जॉब करती होंगे लेकिन हमें भी पूरा दिन काम करने से फुर्सत नहीं मिलती है। और अभी तो आप दोनों अकेले हैं, आराम से 2 टिफिन तैयार करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पायल की बात सुनकर उसकी भाभी आग कविता तमतमाते हुए जाते हैं और कहती, अगर तुम्हें माँ की इतनी फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को नहीं बुला सकते तो मैं ही अपने पास बुलाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी, फिर चाहे माँ माने या न माने उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आऊँगी। कहकर रोहन को फ़ोन काट देता है। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर कैसे आंखें दिखा रही थी मुझे। अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों और 4 रिश्तेदारों को यह दिखाएगी कि वो माँ की सेवा कर रही है और उसके बहू बेटे डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे हैं।
सब लोग मुझे ताने मारेंगे, यही तो तुम्हारी बहन चाहती है। माँ भी 2 दिन बुखार के आता है, पूरा घर सर पे उठा लेती है। बेटी को सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। हाँ कविता, तुम सही कह रही हो, माँ की आदत अच्छी नहीं है। 2 दिन बीमार होती है और सभी जगह हल्ला मचा देती है। बेटी बहू से लेकर बेटी के ससुराल तक सब कुछ बता देती है। पायल माँ को अपने पास लेकर जाए उससे पहले मैं माँ को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे सभी लोगों की खड़ी खोड़ी सुननी पड़ेगी। डाइनिंग टेबल पे सुबह की 2 कॉफ़ी को रखते हुए रोहन बोला। तभी कविता कहती है, तुम्हारी बहन के फ़ोन ने मेरा मूड पूरा ऑफ कर दिया है। सुबह सुबह फ़ोन कर देती है, यह भी नहीं सोचती कि हम लोगों के ऑफिस का समय हो रहा है। रोहन माँ को फ़ोन करता है कि माँ अपना सामान पैक कर लो, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ शहर ही चलूँगी। मेरा इधर अकेले घर में मन भी नहीं लगता। पहले तो तुम्हारे पिताजी थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़ के गए हैं तब से मेरा इस घर में मन ही नहीं लगता, खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटी बहू के पास रहूँगी तो अच्छा लगेगा। झुझलाते हुए बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब आप फ़ोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। उधर उर्मिला जी बेटे के पास जाने के लिए एक बैग में कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान रख लेती है। दूसरे दिन रोहन उर्मिला जी को अपने साथ शहर ले आ जाता है। जब उर्मिला जी की बहू बेटे के घर पहुंचती है, बहू उस समय ऑफिस से वापस आई थी। बेटे ने उन्हें लाने के लिए छुट्टी ली थी। ऑफिस से आने के बाद बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। उर्मिला जी रोहन से पूछती, बेटा बहू दिखाई नहीं दे रही है। माँ वो अभी ऑफिस से आई है, दिन भर काम करके थक जाती है, रेस्ट कर रही है। अच्छा बेटा ठीक है, इतना कहकर उर्मिला जी एक छोटे से कमरे में चली जाती है। कमरे में सामान के नाम पे एक फोल्डिंग वाला पलंग पड़ा था और ऊपर का एक पंखा लगा था। बहू अपने कमरे में सो रही थी और बेटा भी फ़ोन में व्यस्त थे। हाँ, कमरे में बैठी बैठी उर्मिला जी एकदम से बोर हो रही थी। कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। गांव में तो कोई ना कोई उनसे बात करता रहता था। बेटे के पास आती है तो कहती है, बेटा जब से आई हो बहू सो रही है, घंटा भर होने को है और तुम भी अपने फ़ोन में व्यस्त हो, मुझसे कुछ बातें कर लो। मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा। अब तुमसे क्या बात करूँ माँ, वैसे भी पूरा दिन आने जाने में थक गया हूँ। तुम भी अपने कमरे में आराम से जाकर बैठो। शहर में सभी लोग काम ही काम की बात करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तुम अपनी बहू से ज़्यादा बातचीत की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो नौकरी पेशा है, उसके पास समय नहीं रहता। हम दोनों सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी बहू के कमरे से निकलने की आवाज़ आती है। कहती है, ओह माँ जी, आप आ गई। फॉर्मेलिटी के लिए उर्मिला जी के घुटनों तक पैर छूती है। रोहन, तुमने अभी तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाई। तुम्हें पता है ना, शाम को जब मैं सोकर उठती हूँ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। ओह डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया था, फ़ोन में इतना व्यस्त हो गया कि ब्लैक कॉफ़ी बनाना ही भूल गया। अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। बहू कमरे में उठकर सोफे पे आकर बैठ गई और वो भी फ़ोन चलाने लगी। रोहन रसोई में कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। उर्मिला जी मन में सोचने लगी कि पेट ने घंटे भर से ऊपर हो गया और मुझे घर में आए हुए किसी ने मुझे एक गिलास पानी या चाय तक के लिए नहीं पूछा। बेटा अपनी पत्नी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना सकता है तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता था। उर्मिला जी हिम्मत करके सोफे में बैठी हुई बहू से कहती है, मेरा भी चाय का समय हो गया रहा है, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। वैसे भी दिन भर से आज चाय नहीं पी है। रोहन, माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चाय पत्ती शक्कर वगैरह किधर रखी हुई है, जिसे वो रोज़ अपने लिए चाय बना लिया करे। अरे मेरे पास इतना
समय नहीं होता कि इनके लिए सुबह शाम चाय बनाती रहूं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहती हूँ। उधर से आने के बाद काम करने के मूड में हिम्मत नहीं रहती। बहू की बात सुनकर उर्मिला जी हैरान रह गई कि एक दिन आया ही घर में नहीं हुआ। बहू ने रसोई का नाश्ता दिखा दिया। माँ, इधर रसोई में ही आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि हम दोनों तो सुबह सुबह पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। घर पे तुम्हें ही रहना है तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी तुम्हें ही खुद ही करना पड़ेगा। बाद में तुम परेशान होती रहोगे। इससे अच्छा आज ही सारी चीज़ें समझ लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। रोहन रसोई में रखा सामान बताने लगता है कि किसमें क्या रखा हुआ है। उसके बाद उर्मिला जी सियाकार कर कि माँ, तुम अपनी चाय बना लो। ब्लैक कॉफ़ी लेकर हॉल में आ जाता है। यह तो डार्लिंग तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दी है। उर्मिला जी एक भगने में दूध और पानी और चाय पत्ती चीनी डालकर अपने लिए 1 कप चाय बना लेती है। उर्मिला जी को बहू बेटे के व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं न कहीं उनका मन बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी है। थोड़ी देर में बेटा अपने इवनिंग वॉक के लिए जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, माँ, कल सुबह 8 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, तुम्हें दिखाने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर बेटा अपने इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड आ जाती है। कविता और मोहन डाइनिंग टेबल पे हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं। शाम को बहुत हल्का खाना खाते हैं। उर्मिला जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे दूध और दलिया बना लेती हैं। रात में उर्मिला जी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। दर्द के मारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। बहू बेटे को बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन दोनों अपने कमरे में एसी में सो रहे थे। किसी को माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पूरी रात उर्मिला जी दर्द से कर्राती रही। सुबह बेटा उठा, ऑफिस हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। माँ के कमरे में गया तो माँ अभी तक सो रही है। गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या माँ, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कल ही कहा दिया था कि जल्दी से तैयार हो जाना। मैंने ऑफिस से सिर्फ हाफ डे लिया है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम इधर मुझे लेट करा दोगी, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। बेटे की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए उर्मिला जी उठती और कहती है, बेटा, मुझे रात भर से बहुत तेज़ बुखार था। हाथ पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाथ पैरों में किसी ने जकड़ लिया हो। ठीक है, चलता भी नहीं जा रहा था। माँ, बुखार में तो ऐसा लगता ही है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कविता कहती है, यह डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे फ्राउट्स रखे हुए हैं, खा लेना। और मैंने टिफिन में भी सलाद और फ्राउट्स पैक कर लिए हैं। हम दोनों का तो फ्राउट से हो जाएगा। माँ जी को जो भी खाना हो रसोई में जाकर बना लेंगे, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए मेड हमारे घर छुट्टी ली हुई है। माँ जी को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। और उर्मिला जी बहू की बातें सुन लेती और कहती है, बहू, मेरी तबीयत गांव से ठीक नहीं लग रही थी। इधर तुम लोगों के पास भी इसलिए आई हो ताकि ठीक से इलाज करा सको। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को हारी बीमारी में भी खाना बनाकर नहीं दे सकती हो? माँ जी, अगर तुम्हें खाना बनाने वाली ही बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देना था। किसी गांव की लड़की को पसंद कर लेता जिसे सिर्फ खाना बनाने आता हो। अब मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में ही जॉब करती है, मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कभी मत करना। बहू पढ़े लिखे होने और नौकरी करने से यह तो नहीं हो जाना है कि ज़रूरत पड़ने पर घर का खाना भी न बना पाए। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ बहुएं रसोई भी संभाल लेती है और अपनी नौकरी भी संभालती है। माँ जी, तुम तो ठहरे गांव के अनपढ़ गवार, तो तुम क्या जानो कि नौकरी करना और पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पूरे 80,000 महीने की कमाती हूँ,
कभी इकट्ठे देखे भी होंगे तुमने इतने सारे पैसे। अपनी ज़िंदगी में तुमने कभी 6,000 भी नहीं कमाए होंगे। इस तरह अपनी नौकरी की हेकड़ी दिखाकर कविता ऑफिस के लिए निकल गई। उर्मिला जी को बहू की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। आंखों में आंसू भर आए। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से बहू को अपनी नौकरी का इतना घमंड है, सीधी मुंह बात तक नहीं करती है, और बेटे की आंखों में पैसों की पट्टी बंधी हुई है। उसकी पत्नी माँ से कुछ भी कहती रहे, उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उर्मिला जी को बहू बेटी के घर आने के बाद उनका अपना अच्छा नहीं लगता है, जितना वो अपने बहू बेटे का घर समझकर आई थी। पल पल उन्हें यह एहसास कराया जा रहा था कि वो इस घर में मेहमान है, कुछ नहीं आता। फिर भी बिना कुछ खाए पिए उर्मिला जी डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। अस्पताल में बैठी हुई उर्मिला जी अपने पति को याद कर रही थी कि जब से तुम गए हो तब से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो भगवान भी मुझे ऊपर बुला ले। बहू बेटे के घर में आ तो गई हूँ, लेकिन इतना परायापन मुझे गांव में आज तक पड़ोस के घरों में भी नहीं होता था, जितना अपने बेटे बहू के घर में मुझे परायापन महसूस हो रहा है। न तो इस घर में मुझसे कोई बात करता है, न ही मेरा हाल चाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू तो घड़ी भी मेरे पास आकर नहीं बैठी है, न ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा। सिर्फ अपनी नौकरी और अपने डाइट प्लान और अपने फिटनेस को लेकर ही बातें करती रहती है। बाकी उसे दुनियादारी से या किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। अरे चेकअप कराने के सारे के बाद डॉक्टर कहता है इनको तो डेंगू हुआ है, इतना तेज फीवर है। मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखिएगा जिससे वो जल्दी से रिकवर हो जाए, और 4 दिन के बाद मुझे फिर से दिखाने के लिए लाना। धीरे धीरे की तबीयत ठीक होने लगती है। उर्मिला जी की फ़ोन पर बेटी से बात होती रहती है, जिससे उनका थोड़ा बहुत मन लगता रहता है। हालांकि बहू बेटी ऑफिस चले जाते तो पूरा दिन घर में मन नहीं लगता था। किसी तरह वो अपने समय को निकालती है। पूरा महीना उर्मिला जी को बहू बेटी के पास रहते रहते हो गया। अब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। घर के छोटी मोटी सभी काम उर्मिला जी कर देती थी। अब बहू बेटे जब ऑफिस से घर आते तो घर उन्हें एकदम साफ सुथरा मिलता था। रसोई भी चमचमाती हुई दिखाई देती थी। किसी तरह से घर के कामों में मन लगाकर वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है कि वो गांव जाना चाहते हैं। बहू बेटा भी उन्हें गांव जाने के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि कविता माँ बनने वाली है। यह सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कविता कमरे में रोहन से कहती है अब तुम अपनी माँ को यहीं रोक लो, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कल को घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उनको संभालने के लिए किसी न किसी को तो ज़रूरत पड़ेगी ना। आया लगाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ कब काम आएगी, और तुम्हारी माँ गांव में रहकर भी क्या करेगी। हम उनके बेटे बहू हैं। अपनी माँ को समझाओ कि वो हमारे पास ही रहे। पहले तो पिताजी थे तो समझ में आता था कि गांव में रहती थी, लेकिन अब उधर कोई नहीं है तो हमारे पास रहने में क्या बुराई है। तब तो बेटा बहू माँ को अपने पास से भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार थे। आज ज़रूरत पड़ने पे माँ को अपने पास रोकने के लिए तिरकम लगा रहे हैं। रोहन माँ के पास जाता और कहता है माँ अब तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गांव जाकर क्या करोगे। और वैसे भी अब गांव में कौन है, बाद में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगे ना। बेटा मेरा दिल मन ही नहीं लगता। गांव में कम से कम 2-4 लोग मुझसे बात करते रहते हैं, लेकिन इधर तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो, मुझे
कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं है। टीवी भी देखूं तो कब तक, आज माँ की ज़रूरत है। कविता भी बीच में आकर कहती है, माँ जी हमारे सोसाइटी में एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है, आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चली जाया करो। उधर आपकी ही उम्र की बहुत सारी औरतें आती हैं, जहाँ आपस में बातचीत भी हो जाया करेगी, भजन कीर्तन भी होते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और फिर कल को आपको नाती पोता आएगा तो मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी दादी का प्यार ना मिले। उर्मिला जी को बहू बेटे का बदला हुआ व्यवहार समझ में तो आ रहा था। उर्मिला जी की बेटी पायल भी यही कहती है कि माँ अब आप भैया भाभी के पास रुक जाओ, गाँव में अकेले जाकर क्या करोगे? अगर तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई तो वापस आना पड़ेगा, और फिर कुछ ही महीनों में घर में एक बच्चा आ जाएगा जिससे आपका मन लगा रहेगा। आप गाँव में अकेली रहती है तो मुझे आपकी चिंता रहती है। उर्मिला जी अब धीरे धीरे बहू बेटे के घर में अपना मन लगाने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करती, घर के थोड़े बहुत काम करती और बाहर पेड़ पौधों में पानी देती। बहू बेटे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते। उसके बाद वो दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देख लेती, फिर शाम को 2-3 घंटे के लिए वो मंदिर में अपना समय व्यतीत करने लगती। सोसाइटी के मंदिर में बहुत सी औरतें आती थी जिनके साथ वो बातचीत करने लगी। कुछ उनकी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। अब उनका अच्छे से मन लगने लगा। उर्मिला जी को लगा गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था। उनकी ढोलक की सभी लोग बहुत तारीफ करते थे, सच में आप बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं और बहुत अच्छे भजन गाती हैं। पूरी मंदिर में सभी उन्हें जाने पहचानने लगे। आज से नवरात्र का पर्व आरंभ होने वाला है। मंदिर में सभी ने उर्मिला जी से पहले ही कह दिया था कि आज जल्दी आ जाना, आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। घर के सारे छोटे मोटे कामों को निपटाकर उर्मिला जी मंदिर के लिए चली गई। आज उन्हें मंदिर में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया था। वैसे तो वे 2 से 3 घंटे में मंदिर से घर वापस आ जाती थी, लेकिन नवरात्र होने की वजह से उन्हें आते आते रात के 8 बज गए। उनकी एक सहेली उन्हें घर छोड़ने गई, लेकिन जैसे ही वो घर आ गई तो बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए कहने लगे, यह कोई समय होता है घर आने का? माँ जी आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कह दिया कि तुम तो पूरा दिन मंदिर में ढोलक ही बजाती रहती हो, घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ, ये तुम्हारी सही बात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू पेट से है, ज़्यादा काम धाम नहीं कर सकती, उसकी देखभाल की ज़रूरत है, और तुम मंदिर में बैठे बैठे भजन कीर्तन जश्न और ढोलक ही बजाती रहती हो। बेटा आज नवरात्र का पहला दिन है इसलिए समय लग गया, वैसे तो मैं रोज़ समय से ही आ जाती हूँ। मौका मिलते ही कविता ने आज फिर से अपनी नौकरी का तंज कस दिया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी माँ को तो आता ही क्या है भजन कीर्तन, बस नारायण पढ़ना और ढोलक बजाने के अलावा वो कर ही क्या सकती है? इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि वो कहीं जाकर नौकरी कर सके, कुछ पैसे कमा कर ला सके, इसलिए ढोलक बजा के मन बहला लेती है। आज बहू की बातें सुनकर उर्मिला जी चुप नहीं रहती और कहती है, बहू दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसा नहीं कमाती है, और तुम भी दुनिया में अकेली नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियाँ नौकरी करती है, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंड कोई भी नहीं करता। बात बात पे नौकरी का घमंड दिखाती रहती हो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी का पैसों का इतना ही घमंड है तो मैं भी तुम्हें एक दिन पैसा कमा कर दिखाऊंगी। बात पैसे कमाने की है तो वो तो कोई भी कमा सकता है। हाँ, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। पैसे कमाओगी, वैसे पढ़ी लिखी तो हो नहीं, कुछ आता जाता तो है नहीं, वैसे कमाओगी। उर्मिला जी का मजाक उड़ाते हुए बहू कमरे में चली गई। उर्मिला जी ने गुस्से में अपनी बहू से कह दिया, पैसे कमाने का, लेकिन पूरी रात भर वही सोच में रही कि पैसे कैसे कमाएंगे। सच में उन्हें ऐसा लग
कुछ भी नहीं आता था जिससे वो पैसे कमा सके। दूसरे दिन भी वो पूरे दिन इसी चिंता में रही। जब शाम को मंदिर गई तो उसके चेहरे को देखकर उनकी सहेलियों ने पूछ लिया, क्या हुआ उर्मिला, आज तुम बड़ी ही उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं सुधा, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्मिला, कुछ तो बात है, तुम मुझसे छुपा रही हो। सुधा जी के बहुत आग्रह करने पर उर्मिला जी ने बहू की बात बता दी। बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है और मैंने भी गुस्से गुस्से में कह दिया कि मैं उसे पैसे कमा कर दिखाऊंगी, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अरे उर्मिला, तुम इतने अच्छे भजन कीर्तन और रामायण पाठ करती हो, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हो, क्यों ना तुम अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो। ढोलक बजाना यह सब डाल ना करो, लोगों को ढोलक सिखाना। अच्छा, उससे क्या होता होगा, उससे पैसे मिलेंगे क्या? यूट्यूब उर्मिला जी से पूछा। हाँ उर्मिला जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी यूट्यूबर है। वो मंदिर में तुम आती ही हो और अच्छे अच्छे भजन कीर्तन करती हो। यही कीर्तन सीधे चैनल पर डाल लिया करो, बाकी सब कुछ तो मेरी बेटी देख लेगी। दूसरे दिन सुधा जी की बेटी मंदिर में आती है और उर्मिला जी के नाम से एक उनका उर्मिला भजन कीर्तन नाम से चैनल बना देती है। आंटी जी, आपको कुछ भी नहीं करना है, यह मेरा एक पुराना स्टैंड पड़ा है, उसमें बस अपना मोबाइल लगाकर वीडियो ऑन कर देना है। जो भी आप भजन कीर्तन करते हैं सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना। बाकी के सारा काम मैं कर लूँगी बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं। आंटी जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, जब आप पैसे कमाने लगेगी तब मुझे दे देना। उर्मिला जी का भजन कीर्तन का एक चैनल बन गया। 2 महीने तक उर्मिला जी रोज़ मंदिर जाती और जो भी कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और अपनी सहेली की बेटी के पास भेज देती। धीरे धीरे उर्मिला जी का चैनल चलने लगा और 4 महीने में उनके भजन के 2 वीडियो वायरल हो गए। लोगों को उर्मिला जी के भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। दिन ब दिन उनके चैनल बढ़ता ही चला गया और एक दिन ऐसा आया जब उनकी चैनल बेटी उर्मिला जी के पास गई और बोली, आंटी जी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और उसमें बहुत पैसे आने लगे हैं, अगले महीने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उर्मिला जी का बैंक अकाउंट भी सुधा जी की बेटी ने खुलवा दिया था। उर्मिला जी के चैनल के बारे में उनकी बेटे बहू को भनक तक नहीं थी। सच में बेटा, मेरे भजन कीर्तन से मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है क्या, जब आप कहती है बहू, जब से आई हूँ एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है, जितने साड़ियाँ लाई थी वो पहन पहन के पुरानी हो गई। बाजार जाओ तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद लेना। मुझे मुँह बनाते हुए कविता कहती है, माँ जी, मेरी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई है, उन्हें में से एक साड़ी तुम्हें दे दूँगी जिनको मैं अभी तक नहीं पहनी। नई साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है? अलमारी से एक पुरानी सी साड़ी निकाल कर कविता उर्मिला जी को दे देती है। उर्मिला जी को अपनी बहू की पुरानी साड़ी पहनने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब वो साड़ी को खोल कर देखती तो एक जगह से फटी हुई थी। बहू, ये साड़ी फटी हुई है तो क्या हो गया? फटी हुई है जगह पर सुई धागे से थोड़ी सी सिलाई कर लो और पहन लेना। हमारी शादी की सालगिरह का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तुमसे तो हम किसी उपहार की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर से हमें खर्च बताती रहती है, कभी साड़ी खरीद दो तो कभी यह कर दो, कभी वह कर दो। वैसे भी घर में रख कर हम तुम्हारी बहुत सारे खर्चे देख रहे हैं। बहू यह भी नहीं देख रही थी कि अभी उसकी सास कमरे में बैठी है, बस पराए जा रही थी। बहू के व्यवहार से उर्मिला जी बहुत दुखी हुई। उर्मिला जी बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में कविता पार्लर के निकल गई। कविता के जाते सुधा जी की बेटी शीतल घर पे आ जाती और कहती, आंटी जी, मुबारक हो, आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए आ गए हैं। आपकी पहली कमाई 1 लाख रुपए की हुई है। शीतल की बात सुनकर उर्मिला जी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
सच कह रही हो बेटा, मेरी पहली सैलरी आ गई है और वो भी इतनी ज़्यादा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपने भजन कीर्तन के दम पे पैसे कमाए हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 1 लाख। मैंने तो कभी इतने पैसे भी की उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। अब तो मुझे आपसे पार्टी चाहिए। हाँ बेटा, बता कहाँ चलना है पार्टी के लिए? आज भी मुझे पार्टी देती हूँ। सबसे पहले शीतल के साथ उर्मिला जी मंदिर जाती है और अपनी सारी सहेलियों को अपनी पहली सैलरी के लिए लड्डू खिलाती है, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती है, सबको लड्डू देती है। सभी लोग उर्मिला जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, उर्मिला जी आज देखो तुमने अपने दम पे आज पैसे कमा ही लिए। सब खूब तारीफ करते हैं। शीतल बेटा, मुझे बाजार लेकर चलोगी? कल मेरी बेटी बहू की सालगिरह की पार्टी है, उन्हें कुछ गिफ्ट देना है। हाँ आंटी जी, चलिए मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ। उर्मिला जी अपने बहू बेटी को उपहार देने में के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदती है और अपने लिए भी एक साड़ी खरीद लाती है। शीतल को तो एक सूट दिलवाता है और साथ ही शीतल को उसके काम के लिए कुछ पैसे देती है और कहती है कि बेटा अगर तुम नहीं होती तो शायद वो पैसे भी मैं कभी नहीं कमा पाती। बस आंटी जी आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। खुशी से उर्मिला जी का घर वापस आ गई। डाइनिंग टेबल पे रखी हुई साड़ियों को बार बार उठा उठा कर देख रही थी, क्योंकि आज उन्हें उन साड़ियों को देखकर बड़ी खुशी मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली कमाई की साड़ी ली है। उर्मिला जी की कमाई से ली है। बहू ने साड़ी खरीदी है और बेटे के लिए भी पैंट शर्ट खरीद कर लाई हूँ। दूसरे दिन सभी लोग घर पे आ गए। उर्मिला जी की बेटी पायल भी आ गई थी। पूरा घर सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। केक काटने के बाद सभी लोग कविता और रोहन को गिफ्ट देने लगते हैं। तभी उर्मिला जी एक बड़ी सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर अपने कमरे से आती है। सास को इतनी महंगी साड़ी पहने देखकर कविता अपने पति रोहन से कहती है, माँ जी को महंगी साड़ी तुमने खरीदवाई है। माँ जी पे इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं कविता, मैंने यह साड़ी नहीं खरीदवाई है। आज उर्मिला जी के पास बहू के नौकरी वाले घमंड को उतारने का बहुत अच्छा मौका है। बहू के हाथ में लाया हुआ गिफ्ट थमाते हुए उर्मिला जी कहती, यह लो बेटा, तुम्हारे लिए पूरे 50,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। आंखें निकाल कर कविता कहती है, क्या माँ जी अब 50,000 की साड़ी खरीदी है? कहाँ से आ गए इतने पैसे? पक्का तुमने रोहन से पैसे मांगे होंगे। कविता गुस्से में रोहन से कहती, रोहन माँ को इतने सारे पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? हमारे ही पैसे लेकर हमें गिफ्ट दे रही है। क्या ज़रूरत थी ऐसे गिफ्ट लाने की? अगर अपने पैसे से गिफ्ट लाती तो हमें ज़्यादा खुशी होती। हमारे ही पैसों की गिफ्ट हमें दे रही है। अगर आज फिर से बहू ने सभी लोगों के सामने उर्मिला जी की बेइज्जती कर दी। सभी लोग बहू की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे सबके सामने बहू अपनी बूढ़ी सास से बातें कर रही है। उर्मिला जी कड़क आवाज़ में कहती, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। साड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है, अपनी पहली की कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ और आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है, वो भी पूरे 1 लाख। उन्हीं पैसों में मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए ये साड़ी खरीदी है। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। अब मैं भी तुम्हारे बराबर हो गई हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हो गया, आज मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ की बातें सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्या काम करती है जो हमें नहीं पता और कितने पैसे कमाती है। तभी कविता की एक सहेली जो कि सालगिरह की पार्टी में आई हुई थी, उर्मिला जी को देखकर कहती, अरे आंटी जी आप कविता की सास से? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं हमेशा आपके भजन सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छे भजन होते हैं आपके और आप ढोलक तो इतनी अच्छी बजाती हैं। कविता सच में तेरी सास बहुत टैलेंटेड है। तुझे भी अपनी सास से 1-2 भजन सीख लेना चाहिए। माँ जी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा
सास यूट्यूब चैनल पे नौकरी करती है और पैसे कमाती है। तेरी सास की सैलरी तो तेरे से भी ज़्यादा है। हंसती हुई उर्मिला जी कहती, हाँ हाँ, यह बात तो बिल्कुल सच है बहू। बहू तो 80,000 कमाती, पर मेरी सैलरी तो पूरी 1 लाख आई है। मैं बहू से ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। क्यों बहू, आप तो नहीं कहोगे कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। और मीना जी की बातें सुनकर बहू बेटे शर्मिंदे से हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहें। फिर उर्मिला जी बेटे बहू से कहती है, बहू एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, कभी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वो किसी और के पास ना हो, लेकिन हर किसी के पास अपना अपना एक अच्छा गुण होता है। तुम्हारे पास जो गुण है वो मैं नहीं सीख सकती, और जो मेरे पास क्वालिटी है वो तुम नहीं सीख सकती। रही बात पैसे कमाने की, तो पैसे तो अगर इंसान अपने पे आ जाए तो पैसे कमा ही लेता है, लेकिन अपनी नौकरी की किसी को घमंड या अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला और इस तरह की पढ़ाई मिली कि तुम आज अपनी नौकरी कर रही हो, लेकिन मुझे या मेरे जैसी बहुत सी औरतें हो नौकरी नहीं मिलता। तो कभी उन्हें इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो नौकरी नहीं करती है। पायल अपनी माँ के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, माँ आपने मुझे भी नहीं बताया। सच में माँ आप कमाल हो, इतना बड़ा काम कर लिया। आज तो तुमने भाभी से भी ज़्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए। अब आप किसी से कम नहीं हो। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने। पायल की बात सुनकर शर्म के मारे कविता नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितनी बार अपनी सासू माँ का अपमान किया है। कविता सासू माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत था। अब मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहन के भी कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको कमतर आका। क्या आप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करोगे। उर्मिला जी की समझदारी के साथ अपने बहू बेटे को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो भी अपने बहू बेटे से अलग नहीं रहना चाहती थी। घर में आगे चलकर पोता या पोती मिलने वाला है जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अब वो बहू बेटे के घर में पहले की तरह सुनकर नहीं बल्कि बड़े ही सम्मान के साथ रहती है। वह भी अब उनका कहना मानने लगी है और कोई भी ताने अपनी सास को नहीं सुनाती है। उर्मिला जी को बहू बेटे के घर में अब अच्छा लगने लगता है। अब वही घर उन्हें अपना सा लगने लगता है और कुछ दिनों में एक नन्ही सी परी उनके घर में आई, जिसे देखकर उर्मिला जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।